क्लास 10। आज आपका जो चैप्टर है हिंदी स्पर्श का गद्य खंड का बड़े भाई साहब चैप्टर, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार प्रेमचंद, जिन्होंने 350 कहानियाँ और 11 उपन्यास लिखे और उनकी कहानी मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित भी है और इनकी भाषा बहुत ही सरल मुहावरेदार भाषा है। तो आज मैं आपको इनकी एक कहानी बड़े भाई साहब पढ़ाने जा रही हूँ। तो मैं आज केवल उसका आपको सार समझाऊंगी। तो बड़े भाई साहब चैप्टर जो है उसमें जो है बड़े भाई साहब की यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो उन्होंने इसमें सबसे पहले बड़े भाई साहब का परिचय देते हुए क्या कहा है कि लेखक का बड़ा भाई 14 वर्ष का था और लेखक 9 वर्ष का था। बड़ा भाई 2 साल फेल हो चुका था, इसलिए वह अब लेखक से केवल 3 दर्जे आगे था। वह पढ़ाई में चाहे कैसा भी हो, लेकिन बड़ा होने के नाते लेखक से डांट डपट करना और उस पर निगरानी रखना अपना परम अधिकार समझता था, क्योंकि लेखक छोटा था और वो बड़ा था, तो इसलिए वो हमेशा उस पर रौब जमा के रखता था। लेखक देखता था कि उसका बड़ा भाई अक्सर किताबें खोले बैठा रहता था, परंतु उसका दिमाग कहीं और होता था, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि केवल किताब खोल के बैठे रहते हैं और उनका दिमाग कहीं और चलता है। तो बड़े भाई साहब भी उसी प्रकार से थे। देखने में ऐसा लगता था कि वो बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। कभी जो है कॉपी में जो है वो चिड़िया कुत्तों की तस्वीरें बनाते थे और कभी उल्टी सीधी पहेलियाँ लिखते रहते थे और कभी बेतुकी बातों को वो लिखते रहते थे जो है, और छोटे भाई को वो हमेशा नसीहत देते थे। लेखक का मन पढ़ाई में बहुत कम लगता था। लेखक जो है जो पाठ के लेखक हैं उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, इसलिए वह मौका पाते ही हॉस्टल से भाग जाते थे, क्योंकि मैदान की खुशबू उनको खींचती थी। कभी दोस्तों के गप्पे मारना, कभी झूलने का मज़ा लेना, ये सब उनको आकर्षित करती थी। परंतु कमरे में पहुंचते ही जब वो कमरे में घुसते थे तो बड़े भाई उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछते थे। क्या पूछते थे? कहाँ थे? और उनका ऐसा रुद्र रूप देखकर वो हमेशा डर जाते थे और उनके सामने कोई जवाब नहीं होता था। वो मौन ही वहाँ पर खड़े रहते थे। बड़ा भाई स्नेह फिर जो जब उनका मौन रूप देख लेते, लेखक जब चुप हो जाते थे तो लेखक का बड़ा भाई समझ जाता था कि ये डर गया है। तो वो बहुत ही जो है स्नेह और रोष भरा उपदेश उनको देते थे, यानी कि प्रेम भी होता था उस उपदेश में और गुस्सा भी होता था। वो हमेशा कहते थे, अंग्रेजी पढ़ना हंसी खेल नहीं है, मैं रात दिन आंखें फोड़ता हूँ तब जाकर यह विद्या आती है। बड़े भाई विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख पाते, यानी वो कहते थे बड़े बड़े विद्वान भी अंग्रेजी नहीं लिख पाते। वो सारे सब्जेक्ट को विषय में उनको ऐसे ही लेक्चर देना स्टार्ट कर देते थे। मुझे देखो, मैं कोई खेल तमाशा नहीं देखता, फिर भी एक क्लास में 2-3 साल लगते हैं। तुम यूं ही खेलते रहो तो उम्र बीत जाएगी, इससे तो अच्छा है कि घर चले जाओ। दादाजी की मेहनत की कमाई यूं ही बर्बाद ना करो। यानी हमेशा उनको उपदेश देना, कभी घर वालों के नाम से, कभी उनसे कहते थे कि घर से यहाँ से हॉस्टल से चले जाओ, घर के लोगों की जो है कमाई बर्बाद मत करो। ये सब उपदेश सुनकर जो है लेखक डर जाते थे और निश्चय करते थे कि अब मैं पढ़ाई करूँगा, और निश्चय करते ही वो अपना टाइम टेबल बनाना स्टार्ट कर देते थे। भाई साहब की कड़ी बातें सुनकर लेखक खूब रोता पछताता। भाई ऐसी ऐसी चुपती बातें कहते कि लेखक का कलेजा कांप जाता, वह निराश हो जाता, परंतु कुछ देर बाद फिर से हिम्मत लौट आती। वह पढ़ाई में जी लगाने का इरादा करता, वह नए सिरे से टाइम टेबल बनाता, रोज़ की दिनचर्या बनाता, उस खेलने का समय बिल्कुल भी ना रखता। परंतु पहले ही दिन से उस टाइम टेबल की अनदेखी शुरू हो जाती, क्योंकि टाइम टेबल बनाना आसान, लेकिन उसको फॉलो करना इतना आसान नहीं होता था। वो डर के मारे टाइम टेबल तो बना लेता था, लेकिन क्या करता था, उसको फॉलो नहीं कर पाता था और दूसरे ही दिन से उसको इग्नोर कर देता था, यानी फिर से वही खेल कूद में उसका दिल चला जाता था। मैदान की खुली हवा, फुटबॉल और वॉलीबॉल देखते ही वह फिर से मैदान की तरफ दौड़ पड़ता। परिणाम स्वरूप उसे फिर से भाई साहब की नसीहतें और झिड़कती सुननी पड़ती। उसके लिए भाई का सामना होना नंगी तलवार जैसा प्रतीत होता था, परंतु वह क्या करे, उससे खेलों का तिरस्कार न हो पाता था।
यानी कि खेल तो लेता था लेकिन फिर भी उसे भाई की उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती थी, लेकिन फिर भी वो खेलने बगैर रहता नहीं था। फिर जो है इतना खेलने के बावजूद भी लेखक पास हो जाता था और बड़े भाई फेल हो जाते थे। जब बड़े भाई फेल हो जाते थे और वो पास हो जाता तो उसके अंदर थोड़ा सा अहंकार भी आ जाता था। तो आगे जो है फेल होने पर उनका क्या व्यवहार होता है ये आगे है। वार्षिक परीक्षा हुई, भाई साहब फिर से फेल हो गए। लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आया। लेखक के मन में आया कि बड़े भाई को खूब सुनाए, पूछे कि तुमने पढ़ लिख कर क्या कर लिया, परंतु मुंह से शब्द नहीं निकलता। हाँ, अब वह बड़े अधिकार से खेलने जाने लगा, यानी अब उनको वो निडर हो गए और बड़े अधिकार के साथ में फिर से खेलने जाने लगे। बड़े भाई ने भी लेखक की निडरता भांप ली। आखिर एक दिन उनके संयम का बांध टूट गया। जब ये देखते कि छोटा भाई मान ही नहीं रहा है तो उनका संयम का बांध जो है टूट गया। लेखक सुबह से दोपहर तक गुल्ली डंडा खेलकर भोजन के लिए आया। बड़े भाई ने उसे आड़े हाथ लिया, यानी कि उनकी खूब अच्छी सी क्लास लगाई। उसने कहा, देख रहा हूँ इस साल कक्षा में प्रथम क्या आ गए हो तुम तो। तुम्हें तो जो है घमंड हो गया, परंतु रावण का भी घमंड नहीं। जानते हो रावण चक्रवर्ती राजा था, आज के अंग्रेज भी चक्रवर्ती नहीं है। रावण को सभी राजा कर देते थे, यानी टैक्स देते थे, मगर फिर भी उसका घमंड टूट गया। शैतान हो या सोहेरू, सबका अहंकार नष्ट हुआ है। तुमने एक दर्जा क्या पास कर लिया, तुम्हें घमंड हो गया। यह पास होना भी अंधे के हाथ में बटेर लगना है, परंतु यह बटेर बार बार हाथ नहीं लगेगी। अब इसके आगे का जो पार्ट है हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे और उसके साथ क्वेश्चन आंसर की PDF भी भेज देंगे।